नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। दोस्तों, हक और बातिल की इस लड़ाई को 366 दिन हो गए हैं और इस 366 दिन की लड़ाई में ये जंग हथियारों से लड़ी गई या हौसलों से, इस पर बात की जाएगी। पल पल न्यूज़ बीते 366 दिनों से आपको पल पल की रिपोर्ट जंग की आपके सामने रख रहा है। हमारे न्यूज़ एडिटर ने हर एक एंगल से रात भर जाग कर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंचाई है। लेकिन आज 366 दिन पर जब हम आकर खड़े हैं तो कई सारे सवाल आकर खड़े हो जाते हैं और वो सवालों के जवाब अभी भी हवा में तैर रहे हैं कि जिस तरीके से गोदी मीडिया तो छोड़ दीजिए, हक और बातिल की लड़ाई में इंटरनेशनल मीडिया ने भी अपनी बेशर्मी दिखाई। अमेरिका के पिट्ठू बनकर जिस तरह से फ़िलिस्तीन की इमेज को बिगाड़ने की कोशिश की, उस पर भी बात करेंगे। बात ये भी करेंगे कि हक और बातिल की इस लड़ाई में मुस्लिम देशों की क्या भूमिका रही। और तो और बात आज इस पर भी होगी कि जब जंग हथियारों से लड़ी गई थी तो हौसले क्यों मजबूत दिखाई दिए, और हौसलों के साथ साथ बात चाहे हमास की हो या हिजबुल्लाह चीफ की, वो दोनों ही इस जंग में शहीद हो चुके हैं। हमारे साथ पल पल न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर नदीम अकरम मौजूद हैं, जिन्होंने दिन रात आप लोगों को पल पल की न्यूज़ दी है, अपडेट दी है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि नदीम अकरम ने इन खबरों को दिया ही नहीं बल्कि जिया है, और वो उनकी बातों में, उनके अनुभव में वो दिखने लगा है कि वो ज़हनी तौर पर किस तरह से गाज़ा की इस हक और बातिल की लड़ाई में शामिल हो चुके हैं। तो नदीम भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 7 अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई, हमास ने जो हमला किया, पूरी दुनिया ने चीख चिल्ला कर कहा आतंकवाद हमला है, आतंकवादी हमला है, हमास आतंकवादी है। लेकिन 366 दिनों के बाद आज जब हम 7 अक्टूबर में आकर खड़े हो जाते हैं तो क्या वाकई इजराइल ने जो किया वो सेल्फ डिफेंस था और हमास ने जो किया वो आतंकवादी घटना? खुशबू, इसका सबसे पहले मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि आज 366 दिन हो चुके हैं जहाँ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के महज 100 से 80 जो मुजाहिदीन हैं वो इज़राइल के अंदर घुसते हैं, कुछ लोगों को पकड़ते हैं और सीधा अपने साथ गाज़ा की सरजमी पर ले आते हैं। जंग असल में वहाँ से शुरू हुई जहाँ बाइडन की कसम हमास को कर देंगे ख़त्म, पर असल में ख़त्म किया किसे गया, ये सबसे ज़्यादा सवाल है। क्योंकि मैं जब भी ये रिपोर्ट दे रहा हूँ कि भाई इतने इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, तो लोगों का कॉमन सवाल है कि उनके हमलों में कितने लोग मर रहे हैं, ये तो दुनिया जग जाहिर कर रही है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इनके हमलों से कोई खासा असर जो है इजराइल के ऊपर नहीं पड़ा है। पर मैं यहाँ ये आपको बताना चाहूँगा कि आतंकी हमले में और सेल्फ डिफेंस हमले में फ़र्क होता है, और आपको ये देखना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए कि जब इजराइल के ऊपर ये हमला हुआ सबसे पहले कौन पहुंचा? सबसे पहले पहुंचे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इमिल मैक्रा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, तमाम देशों का जमावड़ा लग गया और बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो चीख चीख करके, दहाड़े मार मार करके रोते रहे कि साहब देखिए हम पर आतंकी हमला हुआ है, हम पर आतंकी हमला हुआ है। मैं सिर्फ इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अब बीते 1 साल जंग के हो चुके हैं। आप बात करें इजराइल के साथ खड़े हुए फ्रांस की, आप बात करें कनाडा की, आप बात करें ब्रिटेन की, जो तमाम दिगर देश इजराइल के साथ खड़े हुए थे, वो अब वो ये कहने लगे हैं कि असल में आतंकवाद हमास ने नहीं किया, असल में आतंकवाद जो है वो आपके ज़रिए किया गया है, जो आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन सिर्फ साफ तौर पर निकाली है। जंग के नियम कानून होते हैं, कायदे होते हैं, दायरे होते हैं उसके, जिसमें अगर आप जंग लड़ते हैं तो सीधा सीधा मिलिट्री बेस पर निशाने होते हैं, आप मिलिट्री बेस पर नुकसान पहुंचाते। पर आपने मिलिट्री बेस के नाम पर वहां मजलूम फ़लस्तीन के लोगों को अपना शिकार बनाया है, जो आपकी ये फ्रस्ट्रेशन है।
और आज पूरी दुनिया ये चीख करके कह रही है कि असल में आतंकवाद इजराइल के जरिए किया गया है। आप ये कह रहे हैं कि मैं भी देख रहा था कि तमाम गोदी मीडिया के एंकर नाच गा करके कह रहे थे कि भाई इतने हमास के ठिकाने जो हैं नष्ट कर दिए गए। ठीक है, माना कि हमास के ठिकाने नष्ट कर दिए गए, हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे जिस लोगों के ऊपर आरोप लगाए गए कि ये हमास के अंदर शामिल थे। मुझे ये बताई कोई कि 1 महीने का बच्चा कौन से हमास की ट्रेनिंग कैंप में जुड़ा हुआ था जिसको शहीद कर दिया गया, साइलेंट बम गिराए गए। अब जो बम इधर से मारे जा रहे हैं वो आवाज़ करते हुए पहुंचते हैं, जब इजराइल में सायरन बजता है लोग सुरंगों में घुसना शुरू कर देते हैं। पर इजराइल ने जो बम गाजा के अंदर गिराए हैं या फिलिस्तीन के अंदर गिराए हैं वो साइलेंट बम थे जिसकी कोई आवाज़ नहीं थी, गूंगे बम। तो जानबूझ करके आपने ऐसे बमों का इस्तेमाल किया है जो वहां लोगों को आपने शहीद करने का काम किया है। और दुनिया ये अब कह रही है कि असल में आतंकवाद जो है वो हमास का नहीं, वो आपका आतंकवाद था असल में। नदीम भाई, सवाल हम एकदम शुरू में आ जाते हैं और मेरा शुरू का यही सवाल है कि हमने ये तो जानने की कोशिश की कि आतंकवाद और सिर्फ सेल्फ डिफेंस के नाम पर जो तमाशा हुआ वो अब पूरी तरीके से बेपर्दा हो चुका है। लेकिन असल सवाल की अगर हम बात करते हैं तो असल सवाल ये है कि गाज़ा तबाह हो चुका है। लेबनान भी दूसरा गाज़ा बनाने की पूरी तैयारी, षड्यंत्र और कोशिशें तमाम हथियारों के ज़रिए हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि गाज़ा के अभी क्या हालात हैं और वाकई इजराइल में कोई नुकसान नहीं हुआ? मैं खुशबू अगर बात करूं कि फ़िलिस्तीन में क्या नुकसान हुआ है, लेबनान में क्या हो रहा है और इजराइल के अंदर क्या नुकसान हुआ है, इन हमलों में फ़र्क साफ है कि इजराइल द्वारा जो किए जा रहे हैं वो साफ तौर पर आतंकी हमले हैं और जो हमास के ज़रिए या ख़ास तौर पर हिजबुल्लाह के ज़रिए किए जा रहे हैं वो सैन्य हमलों में शामिल हैं। आप अगर बात करें कि फ़लस्तीन में क्या नुकसान हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तकरीबन 51,000 लोग इस जंग में हवाई हमले में शहीद किए गए हैं। सारे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स बम गिरा करके हवाई हमले में नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। मैं बात यहाँ करना चाहूँगा 1450 मस्जिदों की जिन्हें बम गिरा करके आसमानी हमले में शहीद किया गया है। और मैं ये बात करना चाहूँगा हमारे जैसे तमाम, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, कईयों के साथ मैं भी सोशल मीडिया पर जुड़ा हुआ था और जैसे ही खबर आती है उनके मीडिया के ज़रिए कि आज उन शख्स का इंतकाल हो गया इजराइल के बमों में, तकरीबन गाज़ा के अंदर 185 जर्नलिस्टों की हत्या की गई है। वो तो रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो तो दिखा रहे थे इजराइल के आतंकवाद को, और इसको भी आप दरकिनार कर सकते हैं। और मैं यहाँ बात करना चाहूँगा तकरीबन 1000 डॉक्टरों की, उनको शहीद किया गया है। और वो चीज़ ये बताती है कि एक वाक़या, जब मैंने एक वीडियो देखा जो फ़लस्तीन से आया, लोग अक्सर ये सवाल कर रहे थे कि वहाँ पूरा खंडर बना दिया है, तबाह हो गया है, पर मैं आज भी यही कह रहा हूँ कि आसमानी हमले में किया गया है, बम गिरा करके पूरी ज़मीन को खंडर बना दिया गया है। नो डाउट के गाज़ा में तबाही मची है, वो तबाही मची है आसमानी हमले में, बम गिरा करके। और अगर ज़मीन पर इतनी हैसियत, इतनी औकात इजराइल की होती तो वो बम गिरा करके पहले जगह को खंडर नहीं बना रहा होता। जब खंडर बना दिया गया तब जाकर के अंदर घुसा है, क्योंकि उसे पता है कि फ़लस्तीन के मजलूम लोगों की ताकतें क्या है। अंदर घुसना तो भूल जाइए, वो बाहर जाने के लायक भी नहीं बचते। जो जंग चल रही है वो उन्हीं खंडरों में अभी तक जंग चल रही है। 1000 डॉक्टरों को शहीद किया गया। जहाँ एक डॉक्टर का वीडियो मैंने देखा कि वो तमाम मरीजों का इलाज कर रहे हैं, बम गिरे हैं, हज़ारों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, और देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई है, उस भीड़ में वो जाते हैं, देखते हैं, चीख करके दहाड़े मार करके रोने लगते हैं। तमाम डॉक्टर साथ आते हैं, नर्स साथ में आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। बोले इजरायली हमले में मेरी बेटी को शहीद कर दिया गया है, मेरे अब्बा को शहीद कर दिया गया है।
पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो तबाह बर्बाद करने का काम जो है वो इजराइल ने किया है। और रही बात इजराइल के हमलों की, इजराइल में क्या नुकसान हो रहा है और दुनिया ये बताए कि ये सेल्फ डिफेंस है इजराइल का। डॉक्टरों का क्या कसूर था? मजलूम फिलिस्तीनी लोग जो 51,000 थे उनका क्या कसूर था? उन जो 85 सिविल डिफेंस ऑफिसर थे जो सिर्फ लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी आवाम की खिदमत के लिए भाग रहे थे, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं खून की ज़रूरत है, कहीं किसी को लेकर के जाना है तो वो उस खिदमत में लगे हुए थे। ऐसे 85 सिविल डिफेंस ऑफिसर्स की हत्या जो है इजराइल ने आसमानी हमलों में बम गिरा करके की है। और रही इजराइल के नुकसान की, तो इजराइल का नुकसान तो लोगों के लिए इतना हुआ है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल का, उसे यह कहना पड़ा है कि इजराइल में हो रही बर्बादी ना दिखाई जाए वरना आपको ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। अब जो इजराइल बताएगा, जो इजरायली हुकूमत बताएगी, वो चीज़ें सामने आएंगी। असल में अपने लोगों से आंकड़ा छुपा रहा है और मिलिट्री लेवल पर नो डाउट बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को झेलना पड़ा है। और हाँ, इधर हमले में कितने लोग मारे गए हैं हमास के, ये बताना भी ज़रूरी है कि जितने लोग मारे गए हैं उसे दुनिया आतंकवाद कहती है, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमला हुआ, कुछ लोग मारे गए और फिर बाद में ये रिपोर्टें आई कि खुद इजरायली फ़ौज ने, इजरायली पुलिस ने अपने लोगों को गोलियों से भुना था, जिसका आरोप मढ़ दिया गया हमास के ऊपर। अगर हमास का वो हमला आतंकवाद है जहां 51,000 लोगों को शहीद किया, 1,000 डॉक्टर, 185 जर्नलिस्ट, 85 सिविल डिफेंस ऑफिसर, 1500 मस्जिदों को शहीद किया गया, ये असल में आतंकवाद नहीं है। ये नुकसान दोनों तरफ के सामने है। खासतौर पर नदीम भाई, अगर इसी की बात अगर हम करते हैं, नुकसान की बात हमने की, लेकिन आपकी इन सभी बातों में एक बात जो बार बार मेरे जहन में आ रही है, वो एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें हमास के चीफ मारी गए, इसके अंदर हिजबुल्लाह के चीफ शहीद हो गए, उसी के साथ साथ ईरान के जो प्रधानमंत्री थे वो भी शहीद हो गए। सवाल ये नहीं उठता नदीम भाई कि इस जंग में जब जो चंद मुसलमान देश है या चंद ईमान वाले लोग, जो फ़िलिस्तीन की मजलूम जो आवाम है उसकी साथ खड़े हैं, उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और उनके लिए शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच इन लोगों का शहीद हो जाना आपको कॉन्स्पिरेसी नहीं लगता? खुशबू, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी जिन्हें शहीद किया गया। असल में एक हेलीकॉप्टर हादसा अभी तक उसे करार दिया है ईरान ने, उसकी जांच चल रही है। पर आपको ये मालूम होगा कि बीते 1 महीने पहले पेजर अटैक लेबनान में किए गए, जिसमें वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुआ, लैपटॉप फटे और सेलफोन जो हैं वो फटे, जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए। फिर एक तस्वीर वायरल हुई कि पेजर जो वॉकी टॉकीज है उसका इस्तेमाल तो इब्राहिम रईसी खुद किया करते थे, लोगों से बात करने के लिए, अपना वॉइस मैसेज छोड़ने के लिए। क्या कोई ऐसा हादसा ऊपर हुआ है? उन तमाम चीज़ों की जांच चल रही है। पर हाँ, नो डाउट के खुल करके समर्थन कर रहे थे जैसे ही जंग की शुरुआत हुई, तो ईरान के अलावा कौन सा वो देश है जो खुल करके पैरवी करता हुआ दिखाई दिया और या सीधे सीधे अब जंग को अपने ऊपर लेने का काम कर रहा है। और मैं जो आपने नाम लिए, मुझे वो याद है कि इस्माइल हानिया के बारे में तब यही लोग कहा करते थे कि साहब, मुझे तो लगता है नदीम भाई, इस्माइल हानिया जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू का बंदा है, उसने जंग छिड़वा दी और ख़ुद कतर के होटलों में ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा है और यहाँ लोगों को मरवा रहा है। अब 1 साल जंग के हो चुके हैं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया गया। यही आरोप हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह के ऊपर लगाए कि हमास को फंसा करके खुद पतली गली पकड़ करके निकल लिए। और आपको ये याद होगा, हम और आप ही वीडियो में मौजूद थे जहां मैंने जब ये बताया कि यमन जंग में कूदा, तब लोग बोल रहे थे कि कोई नहीं कूदा, झूठी खबर है। और जब मैंने ये बोला कि हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह इस जंग को पूरी की पूरी अपनी छाती पर लेगा, हिजबुल्लाह चीफ ने तो पूरी मिसाइल अपने सीने पर ले ली, उसमें शहीद हो गए, अमेरिका के बने हुए हथियार से उन्हें शहीद किया गया।
और फिर अगर बात की जाए जो जो पैरवीकार थे ख़ासतौर पर उन्हें शहीद करके इजराइल को ये लगा कि जंग रुक जाएगी, क्योंकि उसे ये लगता है कि जो पॉलिटिकल पर्सन है वो पूरी लीड कर रहा है। अगर पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिया को शहीद कर दिया, जुलाई के महीने में शहीद किया था, जंग तो जुलाई में ख़त्म हो जानी थी, पर जंग अभी भी जारी है। हिजबुल्लाह चीफ को ख़त्म कर दिया गया, जंग रुक जानी चाहिए थी, जंग अभी भी जारी है। ईरान के राष्ट्रपति दुर्घटनाग्रस्त में मारे गए, कई कमांडरों को मारा गया, ईरान के दूतावास पर सीरिया में बमबारी की गई, वहाँ तो ईरान को डर जाना चाहिए था। जो झुके नहीं उन्होंने अपनी शहादत को हंसते हंसते कबूल कर लिया, जो झुक गए हैं वो तस्वीरें आप तमाम लोगों के सामने हैं। नदीम भाई, जब आपने ये बात छेड़ ही दी है तो ये सवाल जो मैं बाद में पूछने वाली थी, अब मैं अभी पूछ लेती हूँ। मुनाफिकों की भूमिकाओं पर क्या बात करेंगे? आप समझ गए होंगे कि मैं मुनाफिक उन देशों को कह रही हूँ जिनका झुकाव इजराइल और अमेरिका की तरफ है, जिसके चलते फ़िलिस्तीन के मज़लूमों को शहीद होना पड़ रहा है। बात यही है कि अगर भारत या किसी और के मुल्क के मुसलमानों पर यह हमला होता तो मस्जिद अल-अक़सा तो वो हंसते हंसते दे देते, लेकिन फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के जज्बे को बार बार सलाम करने का मन करता है। पर वो आज तक शहीद हो रहे हैं, उनके पेट में भी बच्चे हैं तो वो शहीद हो रहे हैं। कैसे देखा और समझा जाए इन मुनाफिक देशों की भूमिका को? खुशबू, अगर बात की जाए कि अगर आप देखें तो शुरू से अगर कोई देश खड़ा हुआ फ़िलिस्तीन के साथ नज़र आया तो वो था लेबनान, हिजबुल्लाह। और यमन ने जब अपनी पहली मिसाइल और ड्रोन इजराइल के ऊपर दागी थी तब लोग ये कह रहे थे कि नदीम भाई क्या नुकसान हुआ है, कितने किलोमीटर का सफ़र है, ज़रा ये पता करके बताइए। तो झूठी खबर है, कुछ हमले नहीं हो रहे हैं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है। यमन शुरू से जो साथ था वो साथ खड़ा हुआ है और अब ये जंग के मुहायने जो हैं अलग अलग मोर्चों पर खुल चुके हैं, जहां इजराइल चौतरफा नहीं 6 तरफ से घिर चुका है। और अगर बात की जाए ईरान की, तो ईरान के बारे में ये कहा जा रहा था कि हमास और हिजबुल्लाह को फंसा करके ईरान जो है पतली गली से निकल गया है। ये अल्फाज मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि अब ईरानी है जिसने अभी बीते कुछ दिन पहले रॉकेटों की बरसात की। बड़ा नुकसान जो है नवीनतम एयरबेस जो इजराइल का सबसे महत्वपूर्ण बेस है उसके ऊपर सटीक निशाने 2500 किलोमीटर से दागती है। और कल भी यमन के ज़रिए जो हैं हाइफा शहर में जाकर के ड्रोन और मिसाइलें गिरी हैं। आयरन डोम फेल हो चुका है। इजराइल पर कभी कोई बम गिरता नहीं था, उसे इतना अपनी ताकत और टेक्नोलॉजी पर यकीन था। वो टेक्नोलॉजी, वो घमंड पूरी तरीके से टूट गई। और अब बात की जाए, क्योंकि आपने ख़ास तौर पर ये 56 बहनों के एक अलौते भाई ईरान के बारे में बात की, और ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि तमाम 56 देश जो 57 मुस्लिम देशों का OIC संगठन है उसकी भूमिका पर सवाल आज भी खड़े हो रहे हैं। और क्यों ना सवाल खड़े हों, लोग ये सवाल करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको ख़ास तौर पर कि आपने देखा कि जब गाज़ा में मजलूम लोगों को शहीद किया जा रहा था तब सऊदी अरब के अंदर जो है हेवल नाइट पार्टी रखी जा रही थी। और जब मजलूम लोगों के वो चिल्ला रहे थे कि आओ मस्जिद अल-अक़सा को बचाने के लिए आओ ए अरब के लोगों, तब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला करके सिनेमा घरों के उद्घाटन कराए जा रहे थे। और जब मजलूम लोगों के बच्चों को शहीद किया जा रहा था, बच्चे चिल्ला रहे थे ए अरब के लोगों आओ। अरब के लोग जो हैं हबीबी डांस में मशहूर थे और तमाम तरीके से एक एक चीज़ की एक्टिविटी को करते हुए नज़र आ रहे थे। इस बीच में अगर जंग के दौरान कोई काम अच्छे से इन लोगों के ज़रिए किया गया तो वो था किसी फैसले का या तो स्वागत करना या किसी फैसले की निंदा करना। और असल में अरब देशों ने इस जंग को रोकने की कोशिश ही नहीं की। और अगर ये जंग, क्योंकि हमास शुरू से कह रहा था कि भैया हमें किसी के सेना की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दम पर ये जंग लड़ सकते हैं, 10 साल जंग को खींच सकते हैं। अगर आप प्रेशर बना सकते हैं तो प्रेशर बनाइए, तमाम बायकॉट्स करिए, हर एक चीज़ से इजराइल से संबंध ख़त्म करिए।
आप मिसाइलें छोड़ दीजिए, मिसाइलें दागेगा कोई देश या नहीं दागेगा, वो ईरान अकेला कर रहा है। इसमें ईरान के लोग भी मारे जा रहे हैं। और जब ये मिसाइलें दागना छोड़िए, सेना भेजना छोड़िए, आप एक काम करते, बायकॉट करते पूरी तरीके से, सारे व्यापार खत्म कर देते, ना इजराइल के तेल अवीव का तेल निकल जाता, बेंजामिन नेतन्याहू का तेल निकल जाता, क्योंकि ये 57 मुस्लिम देश हैं। इन 57 मुस्लिम देशों ने कोशिश ही नहीं की। सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि बीच में यह भी करने की कोशिश की गई शिया सुन्नी। ये इजराइल की सबसे खतरनाक चाल थी कि जी शिया कंट्री बोल रही है, सुन्नी कंट्री खामोश है। पर आपको ये बता दूं कि फ़लस्तीन में 80% लोग जो हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं, जिन्होंने इस जंग को अपने ऊपर लिया और बल्कि डंके की चोट पर लड़ा। उसका समर्थन करने कौन आया? लेबनान, जहां 90% लोग जो हैं सुन्नी शिया कंट्री है। ईरान, आप बात करें यमन की, आप बात करें इराक सीरिया की, कौन समर्थन में आया? ये कौन सा देश, ये कौन से नियम कानून चल रहे हैं कि उधर आपके अपने लोग मारे जा रहे हैं और आप जो है हेवन नाइट पार्टी अपने देश में कराने का आयोजन कर रहे हैं? ये सबसे ज्यादा मुनाफिकों के लिए सवाल है, क्योंकि इस हत्या का मैं जिम्मेदार जितना इजराइल को, अमेरिका को मानता हूं, उतने ही ये 56 मुस्लिम देश भी उतने ही शामिल हैं उसमें। नदीम भाई, ये तो बात हो गई मुनाफिकों की, लेकिन इसी में एक बार बार सवाल ये उठता है कि इस जंग को रोकने की किसने कोशिश की। और फिर बात आती है यूएन की। अगर हम बात करते हैं तो यूएन पे भी सबकी नज़रें उठी थी, सिवाय यूएन ने भी नंदा करने के अलावा तो कुछ नहीं किया। और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन की तरफ जो मदद भेजी गई इन मजलूम मुसलमानों के लिए, वहाँ भी तो वो चीज़ें नहीं पहुँची। तो अगर हम इनकी भूमिका की बात करें या अदर देशों की कोशिशों की बात करें कि क्या उन्होंने सीज़ फायर कराने के लिए क्या कोशिश की, क्या हमदर्दी की, क्या मदद की, तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है? खुशबू, अगर बात ये की जाए, आप यूएन की बात करें, तमाम बड़े बड़े संगठन हैं। अगर कोई मुस्लिम देश ये काम करता, राशन पानी लेकर के सबसे पहले बैन लगाने का काम कर देते। पर आज तक यूनाइटेड नेशन हो, तमाम बड़ी बड़ी तंजीमें जो बनी हुई हैं जंग के दौरान रोकने के लिए, ये सिर्फ इजराइल के मामले में मुख्तरशक बने हुए हैं। क्योंकि आप जिन संगठनों की बात कर रहे हैं, इनका इदारा तो अमेरिका में ही है और अमेरिका के लोग ही तो उसमें शामिल हैं। ये इदारे वहां से चल रहे हैं जहां हथियार, एक तरफ अमेरिका की ही आप बात करें तो वो ये कहता है कि साहब देखिए, हम चाहते हैं कि जंग के दायरे ना बढ़े। दूसरी तरफ वो हथियार पर हथियार दिए जा रहा है। आज तक उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके कोई एक दिन जंग के बीच में, खासतौर पर फ़लस्तीन के अंदर नहीं गया जहां एक इंसान का डेली कत्ल ना किया गया हो। इन 366 दिन के अंदर हर दिन मौतों की खबर आई है। 100-150 की तादाद में लोगों को शहीद करने का काम आज तक किया जा रहा है और ये मुखदर्शक बने हुए हैं। इन तमाम संगठनों को फाड़ करके फेंक देना चाहिए और तमाम तरीके से जो भी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करके जंग को रोकने की कोशिश करनी चाहिए, जो ये कहीं भी होती हुई, ख़ासतौर पर फ़लस्तीन एक मुस्लिम देश था इसलिए ना की गई हो। कोई दूसरा देश होता तो शायद कोशिश भी की जाती। नदीम भाई, इसी में एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि वो ऐसे कौन से हथियार थे जिनमें 1 साल तक हमास जंग लड़ गया? क्योंकि जो जंग लड़ी गई है वो हौसलों की जंग थी या हथियारों की जंग थी? इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है नदीम भाई कि आपने 366 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो इन 366 दिनों में करीब 10,000 से ज़्यादा इन स्टोरीज़ पर टाइम दिया है। एक एक एंगल पर आपने बात की है। आपने हमेशा मजलूम पर हो रहे हमलों के साथ साथ कैसे हक और बातिल की इस लड़ाई में हौसले किस तरह से मजबूत होकर बातिल से जंग लड़ रहे हैं, इस पर बात की। लेकिन बार बार सवाल इसी बात पर उठता है कि हमास कुछ नहीं है, यही कहा गया, यही समझा गया और मुसलमान भी अपने मुंह से यही कहता है। तो जब कोई कुछ नहीं है तो कैसे इजराइल के जो उनके लड़ाके हैं या उनके जो सैनिक हैं वो अपाहिज हो गए?
उनके यहाँ पर इतने अपाहिज फौजियों की संख्या बढ़ गई है कि अब वो रोड पर भीख मांग रहे हैं और इजराइल को कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब एक ही चीज़ दो तरीके से कैसे हो सकती है? या तो हमास ने कुछ नहीं किया, इजराइल में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब आप गूगल पर डालकर जानने की कोशिश करते हैं कि इजराइल में क्या नुकसान हुआ, मैंने यही लिखा था, मैंने बिल्कुल यही लिखा था, तो उन्होंने ये बताया कि 50,000 से ज़्यादा लोग फ़िलिस्तीन में शहीद हुए, 10 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ पर विस्थापन हुए। लेकिन इजराइल की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने ये बोला सिर्फ 1400 लोग मरे हैं और कोई विस्थापन नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम कैसे वो वीडियोस को देख रहे हैं कि वहाँ पर लोग सायरन की वजह से भागते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पर कैसे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ कैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं, वहाँ कैसे जो पूरा पानी जो पूरा समंदर वाला जो एरिया है वो यमन ने घेरा हुआ है, जिसकी वजह से उस तक हथियार नहीं पहुंच रहे, पैसा नहीं पहुंच रहा, खाना नहीं पहुंच रहा, भुखमरी भी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये हम मिडिल ईस्ट के चैनल से सुन रहे हैं, क्योंकि गोदी मीडिया का तो आपको पता ही है। तो कैसे हो सकता है ये सब? खुशबू, अगर बात की जाए, क्योंकि आपने एक ही सवाल में कई सारे सवाल पूछ लिए और कंक्लूज़न सिर्फ इतना है कि हमास में ऐसी कौन सी ताकत थी जो वो इतने 1 साल तक जंग को अंजाम तक पहुंचा गया। सबसे बड़ी बात है, जंग हथियारों के दम पर नहीं, जज्बे जुनून से लड़ी जाती है, जो 1 साल तक इस जंग को खींच करके चला गया। अब सारी बात इसी बात पर ख़त्म हो जाती है कि इज़राइल जंग में गाज़ा के अंदर एंटर हुआ तब ये कहते हुए कि बाइडन की कसम, हमास को कर दूंगा ख़त्म, 2 दिन लगेंगे, चुटकी में मसल करके हमास को रख देंगे और पूरे हमास को ख़त्म करके अपनी जीत का परचम लहरा देंगे। और उस इज़राइल के साथ कौन खड़ा हुआ था? उसको हथियार देने का काम कौन कर रहा था? खुद इज़राइल की टेक्नोलॉजी, अमेरिका की फोर्सेस, अमेरिका के हथियार, कनाडा की फोर्सेस, कनाडा के हथियार, ब्रिटेन के हथियार, या आप ये बात करें तमाम नाटो के देश इजराइल के साथ खड़े हुए थे, दबा करके हथियार दे रहे थे। और आज 1 साल हो चुके हैं जंग के, तो क्या ये 1 साल जंग तक पहुंच जाना, जंग के अंजाम पर पहुंच जाना, ये हमास की बड़ी जीत नहीं है? क्योंकि आपके खिलाफ दुनिया की सारी ताकतें थी, आपने तमाम बड़े बड़े लीडरों की हत्या कर दी और आपको लगा कि ये लीडर ख़त्म हो जाएंगे तो ये जंग ख़त्म हो जाएगी, पर ना जंग ख़त्म हुई और लीडरों को आपने बेशक से ख़त्म किया, पर यहाँ उन्होंने ये दिखा दिया कि हाँ, हम ये जंग लड़ रहे हैं। अगर एक आखिरी मुजाहिदीन भी बचा होगा वो इस जंग को यूं ही लड़ता रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसका नाम दिया गया, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसे कहा गया। ये तस्वीर लोगों के सामने थी और जब ये तस्वीर लोगों के सामने आई तो उसने ख़ास तौर पर यह बता दिया कि असल में क्या नुकसान इजराइल के अंदर हुआ है। क्योंकि ब्लैकआउट करने के लिए आप क्यों कह रहे हैं अपने चैनलों को? क्योंकि एक तरफ हाइफा में मिसाइल गिरी आज और 20 से 25 एम्बुलेंस जो है आने जाने के काम में लग गई। चलिए, अलर्ट के लिए वो ख़ास तौर पर वहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पर वापस क्यों जा रही है वहाँ से? वहीं जा करके रुक जाना चाहिए था। आपने पूरी चीज़ को ब्लैकआउट कर रखा है। दूसरा, मिलिट्री लेवल पर इतना भारी नुकसान हुआ है कि कई इजराइल के जो रिटायर्ड जनरल हैं, जो गाज़ा में जंग में शामिल हुए थे, बीते 6 महीने से 3 महीने से छुट्टियों पर हैं। उन्होंने ये कहा कि अब हिजबुल्लाह से लड़ने के लिए हमारे पास ना तो पर्याप्त टैंक हैं, तो ये टैंकों का नुकसान कहाँ से हुआ? और उन्होंने ये कहा कि अब हमारे पास सैनिकों की भी कमी हो रही है। अगर आप इजराइल में शामिल होने वाले सैनिकों की उम्र देखें तो नौजवान बच्चों को उसने जंग की आग में झोंक रखा है। 16 साल के उम्र से लेकर के 18 साल 19 साल के मरने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है। और कई परिवार के लोगों का ये आरोप है, क्योंकि मैंने ये देखा कि एक तरीके से पागल हो चुके हैं। ख़ास तौर पर कई रिपोर्ट के सामने आई कि अपने पागलपन का शिकार हो चुके हैं कई इजरायली सैनिक जंग के दौरान में। जहां अभी बीते कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट सामने आई कि अपने ही सैनिकों के ऊपर बारूद से हमला करना शुरू कर दिया, गोलियों से भुनना शुरू कर दिया।
और जिस सैनिक की मौत वहां हुई गाजा के अंदर, अब वो परिवार बेंजामिन नेतन्याहू का गला पकड़ रहा है कि हमारे बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। और सरकार ये कह रही है कि भाई गलती से हो गया था, आपने तो जंग में भेजा था ना, चाहे मौतें यहां हो रही हो चाहे वहां हो रही हो, उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो है सिर्फ और सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपने सरकारी आंकड़े सैनिकों के मरने के छुपा रहा है, अपने लोगों के मरने के छुपा रहा है, जहां बड़ा नुकसान खासतौर पर झेलना पड़ा है। नदीम भाई, इसी की अगर हम बात करते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के लोग हैं। आडवाणी जी ने कहा था इजराइल जो फ़िलिस्तीन के साथ कर रहा है तो हर हिंदुस्तानी को फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इजराइल नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन है। अब सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि भारत की इस जंग को लेकर क्या भूमिका है? खुशबू, अगर भारत की भूमिका के ऊपर बात की जाए तो हमने वो तस्वीर भी अपने देश के प्रधानमंत्री की देखी है, जहां गलबहियां करते हुए बेंजामिन नेतन्याहू के साथ नज़र आए, बीच पर घुमाने के लिए लेकर के पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू को कि देखिए ये हमारा दायरा है, हम यहाँ सुबह सुबह सैर के लिए आते हैं। ये तमाम तस्वीरें लोगों के सामने हैं। पर बीते जंग के दौरान हमने ये देखा कि जहाँ ज़रूरत पड़ी, कोई बड़ी मीटिंग में हुई, तो वहाँ मीटिंग में खुल करके गाज़ा का समर्थन किया गया। और हमें तो बस ये बात जाननी है कि जब रशिया यूक्रेन की जंग चली थी तो हमारी गोदी मीडिया ये लाइन चला रही थी कि यूक्रेन रशिया की जंग में हुई मोदी जी की एंट्री। मोदी जी की एंट्री ने सीधा रिंगटोन पर फ़ोन लगाया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और फिर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और ऐड बनाया गया, मोदी जी पापा ने वॉर रुकवा दी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। और अब मुझे ये जानना है कि जब आप रूस यूक्रेन की जंग रुकवा सकते थे, जो कि रुकी नहीं है, अभी भी चल रही है, सवाल यही है आपने यहाँ कितने एफर्ट लगाए? वो एफर्ट साफ तौर पर जंग को रुकवाने के हुकूमत के कोई नज़र नहीं आए, क्योंकि ये हुकूमत सिर्फ हिंदू मुसलमान करना जानती है। उस हिंदू मुसलमान के चलते इस जंग में हुकूमत ने ये तो दिखाया सामने से कि हाँ हम मजलूम फ़लस्तीनी लोगों के साथ में हैं, पर बैकडोर से इजराइल का खुला समर्थन करती हुई दिखाई दी। और ये वही हुकूमत है जिसने अभी हाल ही में जब हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, उन्हें शहीद कर दिया गया इजरायली हमले में, जब मीडिया में खबरें चली तो दहशतगर्द का अंत हुआ, आतंकी को मार डाला, ये तमाम रिपोर्ट चलने लगी, आतंकी बताने लगे। पर वहाँ से सख्त प्रतिक्रिया आई कि वो आतंकी नहीं, रहनुमा थे। पर हुकूमत की आप टॉप 10 लिस्ट में अगर देखें तो हुकूमत ने ना तो हमास को टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया हुआ है, ना ही हमास ने कभी इंडिया में कुछ ऐसी एक्टिविटी को अंजाम दिया। वो सीधा सीधा जंग जो 70 साल से जुल्म झेला वो उसने इजराइल के साथ किया। ना ही हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप इंडिया ने घोषित किया हुआ है। तो किस मुंह से आप टेररिस्ट या आतंकी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हुकूमत हिंदू मुसलमान करना जानती है। क्योंकि 2024 के चुनाव के दौरान जब सवाल पूछा गया था मोदी जी से तो उन्होंने ये कहा कि मैंने गाज़ा की जंग को रुकवाने के लिए अहम भूमिका अदा की। वो भूमिका कहीं नज़र नहीं आई। नदीम भाई, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे यह है कि ईरान के चीफ जो हैं वो शहीद हो गए और अब कहा जा रहा है कि कुछ दिनों में खबर आएगी कि जो खामीनी हैं, इमाम खामीनी हैं, वो भी शहीद कर दिए जाएंगे। मेरा सवाल आपसे इस बात पे है कि क्या ईरान को ज़रूरत थी इस जंग में कूदने की, या सवाल ये उठता है कि ईरान पर हर कोई शक की निगाहों से देखता है उन्हें। ईरान को कहते हैं कि ये अमेरिका से मिला है, इजराइल के साथ है, ये है, खाली बातें करता है, लेकिन अभी हमला हुआ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। पूरी जो स्टॉक मार्केट थी वो क्रैश हो गई जियोपॉलिटिक्स के चलते। अभी भी पूरा मार्केट उसकी वजह से प्रभावित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फ़िलिस्तीन की जो जंग है उसमें उसे क्यों हमला करना पड़ा? खुशबू, अगर बात की जाए फ़िलिस्तीन की जंग की तो फ़िलिस्तीन के लोगों का कोई अगर सही हमदर्द रहा है,
लोग तनकीद करते हैं, सवाल खड़े करते हैं, उनका काम है तनकीद करना। वो तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो तनकीद कर रहे हैं वो तो अपने घर वालों पे भी तनकीद करते होंगे। अब मैं उससे ज़्यादा कोई वर्ड बोलना नहीं चाहता, पर मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ कि आपने कहा कि इमाम खमेनी साहब को शहीद कर दिया जा सकता है। उन्होंने एक ट्रेलर जो है वो ख़ास तौर पर दिखा दी जो पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई थी, जहां आप गोदी मीडिया पर कभी ईरान के किसी नेता का बयान नहीं सुनते होंगे, पर उस दिन जब तकरीबन 1-1.5 घंटे की जुम्मे की नमाज और जुम्मे की नमाज के बाद खुतबा वो गोदी मीडिया में लाइव चला, और वो नज़र सिर्फ गोदी मीडिया पर नहीं बनी रही, वो इज़राइल में भी दहशत पैदा कर रही थी। और जब अरबी में इमाम खमेनी साहब तमाम बातों को रख रहे होंगे तो ट्रांसलेट करते करते इज़राइल के तमाम अधिकारी और अमेरिका के अधिकारी कांप रहे थे। वो कांपने की वजह ये है कि दूसरी तरफ आप कहते हैं कि एक तरफ बम गिराए जा रहे हैं हवाई हमले में, गाज़ा में यही हो रहा है, लेबनान में यही हो रहा है, ईरान में भी यही किया जाएगा, ईरान में भी ये हो सकता है। पर अब गाज़ा और ईरान की जंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि गाज़ा के पास ना तो एयर डिफेंस मजबूत सिस्टम था, ना हिजबुल्लाह के पास है। अब ये महाशक्तियों का टकराव है, इज़राइल वर्सेस ईरान, जहां आपने पहले सीरिया में उनके दूतावास पर हमला किया, आप खुद जंग के दायरे को लेकर के आए, और जैसे ही जंग की शुरुआत हुई तो मैंने एक नक्शा दिखाया था कि ईरान के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं, अमेरिका को अपने सैनिक तैनात करने पड़े उनको घेरने के लिए कि ईरान को रोका जाए। आपने दूतावास पर हमले कर दिए, ईरान ने 40 दिन तक इंतज़ार किया, और ईरान के लोग और ईरानी वो कौम है जो सब्र और संयम से काम लेते हैं। 40 दिन तक उन्होंने खुल करके इंतज़ार किया कि दुनिया इस आतंकवाद को आतंकवाद बोले, पर दुनिया नहीं बोली। इब्राहिम रईसी और इमाम खमेनी साहब के एक इशारे के बाद IRGC के कमांडरों ने 500 से ज़्यादा संख्या में इज़राइल पर इतिहास में पहली बार ये बड़ा हमला करके दिखा दिया। और फिर उसके बाद आपने हिजबुल्लाह चीफ की हत्या कर दी, ईरान के तेहरान में घुस करके आपने इस्माइल हानिया की हत्या कर दी, उसमें भी आपने ये कहा कि भाई इस हत्या में हम शामिल नहीं हैं, ये आरोप लगते रहे, पर इज़राइल ने डिनाई भी नहीं किया। मुनाफिक हर देश में शामिल हैं, ईरान में यकीनन कुछ गद्दार हैं जिसकी वजह से इस्माइल हानिया के साथ में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। इस्माइल हानिया की शहादत के बाद भी 50 दिन से ज़्यादा का संयम ख़ास तौर पर ईरान ने बरता। आप कतर में उनका कुछ भी कर सकते थे, कहीं वो जा रहे हैं तब कर सकते थे। ईरान को आपने जानबूझ करके उकसाने की कोशिश की, और मुझे याद आते हैं वो अल्फाज जब ख़ास तौर पर ईरान के पूर्व फॉरेन मिनिस्टर जिन्हें शहीद कर दिया गया आमिर अब्दुल रिहान ने ये साफ तौर पर चेताया था कि आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीर थी, आपने छेड़ा, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, और उसके बाद आप ये कहते हैं कि भैया हमास का चीफ गया, हिजबुल्लाह का चीफ गया, अगला नंबर इमाम खमेनी का है। आपने देखा कि उन्होंने एक कॉल की, जुमे की नमाज जो है वो पढ़ाएंगे, खुतबा करेंगे, और वो लोग खुले आसमान के नीचे थे। इज़राइल को, जिन्हें हम कहते हैं कि बातिल को ये मालूम ही नहीं है कि उनका किस कौम से मुकाबला है। आप बम गिरा रहे हैं, ऊपर से उन्हें मालूम है कि आप कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं, फिर भी खुले आसमान के नीचे सजदा कर रहे हैं। उस देश के सुप्रीम लीडर सामने आकर के अपने अवाम के साथ खड़े हो करके नमाज अदा करा रहे हैं, सजदा कर रहे हैं अपनी सरजमी को, और एक ये सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको जितने बम गिराने हैं गिराओ, उतनी ही प्रतिक्रिया आप सहन करने के लिए भी तैयार रहिएगा। जो दम इमाम खमेनी ने दिखाया है वो सऊदी क्राउन प्रिंस की तरफ से क्यों नहीं आया, वो UAE के प्रिंस की तरफ से क्यों नहीं आया, बहरीन, ओमान और मिस्र, तुर्की की तरफ से क्यों नहीं आया।
ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ईरान ही एक लौता देश है जो शुरू से इजराइल को रोकने का काम करता है, और इजराइल अमेरिका की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता है, वो है ईरान ईरान ईरान। ईरान सबसे बड़ा खतरा है, ईरान को ख़त्म करना ज़रूरी है। अब ये जंग महाशक्तियों का टकराव जो है वो देखने को मिल सकता है, और प्रतिक्रिया इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इजराइल का हमला ईरान पर किस तरीके से होगा।